नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है करंट चाचा के इस एपिसोड में। 3 फरवरी 2023। देखते हैं आज के अखबार में क्या ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही थी जो हमारे लिए बड़ी कारगर हो सकती है। सिर्फ यूपीएससी का ही दिमाग लगाया जाएगा। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में और उम्मीद है आप लोग की तैयारी जोरों शोरों से कर रही होंगे आप लोग, और अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखिएगा। ठंड, गर्मी, चेंज इन मौसम बहुत कुछ इम्पैक्ट कर रहा है आजकल हमारी लाइफस्टाइल को। तो कोशिश करिएगा अपने आप को बचा के रखिए और थोड़ा गर्म पानी से पीते रहिए ताकि आपका भी गला ठीक रहे, नहीं तो कहीं हमारी तरह गला खराब ना हो जाए आपका भी। आइए, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या मिलता है हमें। चलिए, तो इस चेहरे को आप काफ़ी दिन से देख रहे हैं और कोशिश करिए कि जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है उसको लिखते चलिए। आपको आज नहीं 2 महीने बाद पता चलेगा कि जो लिख लिया है ये आप जब आगे जितना पढ़ेंगे उसमें आपको क्या लगेगा। आप खुद हमको 2 महीने बाद रिव्यू दीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज चंद्रमौली सर फॉर यूपीएससी, और ये है ग्रुप चंद्रमौली एसआईआर। आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप अपडेटेड रहें चीज़ों के साथ। टॉप एजुकेटर्स कोशिश हमेशा करते रहते हैं आपको बेस्ट कंटेंट देने का। यहाँ पे आपको बता दें कि हमारे यहाँ एक एनसीईआरटी बैच भी चालू हुआ जो कि 3 महीने की सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है मात्र 3999 में। सीएमसी कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको लाभ मिल जाएगा सीएमसी कोड पे। आरंभ बैच हमारा 27 तारीख से ऑलरेडी चालू हो चुका है, उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और सीएमसी कोड पे आप लाभ ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सीएमसी कोड में जब आप लगाना चाहेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या प्लस ले लें या आइकॉनिक ले लें। प्लस में आप देखेंगे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, आप भी 4 बार देख भी सकते हैं उसको और अपना नोट्स भी बना सकते हैं। आइकॉनिक में आपको कुछ एड ऑन एडवांटेजेस मिल जाते हैं, तो आप दोनों ही लेंगे। और अगर आपको हमारा साथ चाहिए तो सीएमसी कोड आप वहां जरूर लगाइएगा। अभी फरवरी का एक ऑफर चल रहा है जिसका अंतिम दिन कल तक है। अगर आप 2 साल का कोई भी ऐसा सब्सक्रिप्शन लेते हैं जैसे कि प्लस कॉम्बो लेते हैं तो आपको जितना हमारा नोट्स है, काफ़ी डिमांड है इसकी, ये आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा। चलिए आइए चालू करते हैं आज का सेशन। कहा जाता है अनभ्यासे विषम शास्त्रम, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज डेंजरस। नॉलेज होना और नॉलेज को अप्लाई करने में फ़र्क है। लोगों के पास नॉलेज तो बहुत होता है पर ज़रूरी नहीं कि वो उस चीज़ को अप्लाई कर पाए अपनी निजी ज़िंदगी में आसपास। पर हम चाहते हैं कि आप ऐसे शख्स बने, ऐसे इंसान बने जो इस नॉलेज को बस बटोर के रखें नहीं, आप इसको अप्लाई करें, बांटें, यूज़ करें, अपने ऊपर यूज़ करें और सबसे पहले तो अपने अंदर बदलाव लाएं इस नॉलेज से, ताकि दुनिया में भी आप बदलाव देख सकें। आइए चालू करते हैं इसी सुविचार के साथ आज का सेशन। ये सारी थीम्स पे हम लोग वर्क करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। हमारे थीम्स बढ़ के ऑलमोस्ट 48 तक पहुंच चुकी हैं। अभी चिंता मत करिएगा, और भी थीम्स आएंगी, पर 48 पहुंच चुकी है, बहुत बड़ी बात है। चालू करते हैं आज का सेशन। पहला है अदानी क्रैश स्टॉल्स पार्लियामेंट, अपोजिशन सीक्स जेपीसी प्रोब। वाकई में हमारा शेयर मार्केट से यूपीएससी का कोई लेना देना ऐसे भी नहीं है एग्जाम के तहत। बॉन्ड, यील्ड और शेयर ये सब अगर कभी आएगा तो हम लोग बहुत देख लेंगे, छोटे टॉपिक्स हैं। परंतु यहां पे जो हमारा दिमाग था वो है जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। किन चीजों के लिए आ सकती है, क्या है, कैसे है, आइए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हमारा टॉपिक जो होगा, चूंकि हमारे संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स की आप जब बात करते हैं तो उसमें चेक और बैलेंस का भी नाम आता है। तो क्या जेपीसी बनाना एक चेक एंड बैलेंस का गेम है? क्या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक कर रहा है? क्या एग्जीक्यूटिव सही से परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आइए चर्चा करते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले तो आपको बता दें, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की आप बात करते हैं, व्हेन अ मोशन इज अप्रूव्ड बाय वन हाउस, when a motion is approved by one house and supported or accepted by the other house, a joint parliamentary committee is created। मतलब जरूरी नहीं है, कोई भी हाउस हो सकता है। so when a motion is approved by one house and supported or accepted by the other house, then a joint parliamentary committee can be created। the two presiding chiefs of both the houses, they may write to one another, एक दूसरे को चिट्ठी लिख सकते हैं, communicate with one another and then from the joint parliamentary or form the joint parliamentary committee as a second method of formation। या तो मोशन पास हो जाए या फिर दोनों ही जो सभापति हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर ले, they would communicate and they would try to say that yes we have to form a joint parliamentary committee। ठीक है, तो एक मेथड तो क्लियर हो गया कि कैसे बनती है। ये पीटी में आपको बहुत आसानी से फंसा सकते हैं कि द प्रेसिडेंट
विल बी फॉर्मिंग द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत चीज आपको लिख सकते हैं, आपको पता है। अ सिंपल अप्रोच दैट आई हैव शोन यू, समझिएगा। दिस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी इज सेट टू बी टू एग्जामिन अ पर्टिकुलर बिल और मे बी इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। इट इज एन एडहॉक बॉडी, मतलब परमानेंट नहीं रहती, जब जरूरत पड़ेगी तब आएगी और उसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। सेटअप फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड इज एम्ड एट एड्रेसिंग अ स्पेसिफिक इशू, किसी स्पेसिफिक इशू के लिए ही आएगी। कंपोजिशन देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन ऑर्डर टू सेट अप अ जेपीसी, अ मोशन इज पास्ड इन वन हाउस एंड सपोर्टेड बाय द अदर हाउस। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने देख लिया। द कमिटीज मेंबर्स आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, पॉइंट टू बी नोटेड। इस कमिटी जो बनेगी इसमें कितने मेंबर होंगे ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। द नंबर ऑफ मेंबर्स कैन वेरी, जरूरी नहीं है, किसी में 30 भी थे, किसी में 15 भी थे, तो जरूरी नहीं है कि आपके एक ही जितने नंबर रहेंगे, ये वैरी करता रहता है। देर आर ट्वाइस एज मेनी लोकसभा मेंबर्स एज द राज्यसभा। हो सकता है 15 टोटल मेंबर हो, इसमें से 10 होंगे आपके लोकसभा से और 5 होंगे आपके राज्यसभा से। मेक सेंस ऑल्सो। अगर आप टोटल भी ऐसे नंबर देखें तो कहीं ना कहीं हाफ पे नंबर दिख जाता है। अगर 30 नंबर आपके बनने हैं तो आपका राज्यसभा से होंगे 10 और लोकसभा से होंगे आपके 20। ठीक है, समझ में आता है। तो ये चीज भी आप याद रखिएगा। बट दे कैन वेरी एज पर द पार्लियामेंट्स चॉइस, ये पार्लियामेंट वेरी कर सकता है। पूछेंगे वो प्रेसिडेंट का नाम लेके, चिंता मत करिएगा, पार्लियामेंट है। इट इज ऑथराइज टू कलेक्ट एविडेंस इन ओरल और रिटन फॉर्म or demand the documents in connection with the matter. The proceedings and findings of the committee are confidential except in matters of public interest. काफी confidential रखा जाता है। The government can take the decision to withhold a document if it is considered prejudicial to the safety or interest of the state. ये जो भी रिपोर्ट देगी एडवाइसरी टाइप ही है और इसको भी विदहोल्ड किया जा सकता है। The speaker has the final word in case of dispute over calling for evidence. यहां पे स्पीकर का फाइनल होता है जजमेंट. He has the final word. The committee can invite interested parties for inquiry and summon people to appear before it. ये लोगों को समन भी कर सकती, मतलब एक कोर्ट का पावर भी इसके पास दिखता है. The committee gets disbanded following the submission of its report to the parliament. अब जैसे ही रिपोर्ट इन्होंने सबमिट कर दी पार्लियामेंट को, ये डिसबैंड हो जाती, बंद हो जाती, खत्म हो जाती है। तो इसका एक दायित्व था और एक स्पेसिफिक इशू के लिए आया, इसने देखा। अब गवर्नमेंट जरूरी नहीं है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक में जाने देगी, गवर्नमेंट अपने पास ही रख लेगी। स्पीकर का फाइनल इसमें वर्ड होता है। डिस्प्यूट अगर कोई भी है तो इसमें आपका स्पीकर का फाइनल रोल होता है। तो लगभग आप देखेंगे कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जा सकती है कुछ चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पर चाहे तो वो बाहर लोगों तक ना भी पहुंचे। जैसे कि वो फोर्स स्कैंडल 1987 में बनाई गई थी, 2G स्पेक्ट्रम केस 2011 में भी बनी थी जेपीसी, लैंड एक्विजिशन के लिए 2015 में बनी थी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। तो बिल्स भी इनको रेफर किए जाते हैं ताकि ये स्टडी कर सके उनको बेहतर तरीके से। आइए आगे चलते हैं, इसका इफेक्टिवनेस देखते हैं थोड़ा। जेपीसी रिकमेंडेशंस हैव परसुएसिव वैल्यू, थोड़ा इन्फ्लुएंस जरूर कर सकती है, परसुएड कर सकती है, बट the committee cannot force the government to take any action. That means it is only a recommendatory sort of thing. It is only an investigative body. It cannot have anything come into force whatever it says. The government may decide to launch fresh investigations on the basis of a JPC report. However, the discretion to do so rests entirely with the government. If the government so wants that, okay, JPC has found out this, we must do an investigation, it might go into it, but if it so wishes, then only. The government is required to report on the follow-up action taken on the basis of the recommendations of the JPC and other committees. कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले, फॉलोअप एक्शन ले, उस पर एक बार बताए हमें कि क्या कर रहा है, क्या कर रही है सरकार। What is the action taken? What is the action taken on the recommendations of the JPC? पर ये बहुत बार, कई बार देखेंगे आप, आई वॉश ही हो जाती है। The committee then submit action taken report in the parliament on the basis of the government's reply.
ये जो कमिटीज होंगी यही सबमिट करती हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट्स इन द पार्लियामेंट ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट्स रिप्लाई. These reports can be discussed in parliament and the government can be questioned on the basis of the same. तो इफेक्टिवनेस ये है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट के ऊपर जब बात की जाएगी तो गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि आपने क्या लिया. तो एक यहां पे एक अकाउंटेबिलिटी का रोल दिखता है कि लेजिस्लेचर होल्डिंग एग्जीक्यूटिव एज अकाउंटेबल मे बी फॉर सर्टेन थिंग्स. तो यहां पे एक ये चेक एंड रूल का फॉलो होते हुए दिखता है. परंतु लार्जली अगर देखा जाए तो जेपीसी का एक इन्वेस्टिगेटिव एडवाइजरी रोल से बड़ा कुछ दिखता ही नहीं है. आज तक के इतिहास में रहा है. हाँ, कुछ चीजें अनरेवल इन्होंने जरूर की हैं, परंतु इतिहास जब खोल के देखेंगे तो आपको लगेगा कि ठीक है, आई, कुछ बोली और चली गई, क्योंकि इतना ही इसका शेल्फ लाइफ होता है. सो दैट वाज अबाउट द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी. और इस पूरे केस में जो भी चल रहा है, अदानी ग्रुप का जो शेयर्स फॉल कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट अगर एलआईसी का देखेंगे, एसबीआई का देखें तो एक्सपोजर है. अब उस एक्सपोजर को कौन सहेगा, कैसे सहेगा, क्योंकि बिल्कुल एकदम फ्री फॉल हो रहा है इस समय स्टॉक. ऑलमोस्ट आई थिंक आज फ्राइडे है तो आज लास्ट हुआ होगा, 2 ट्रेडिंग डे अब नहीं रहेंगे, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी. मंडे को अब देखना बाकी रहेगा कि कैसे क्या संभलेगा. बट द पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन एलआईसी, हु हैव देयर मनी, अब एलआईसी के पास पैसा कहां से आ गया? लोगों का ही पैसा है. लोगों का पैसा उन्होंने उसमें डाल दिया और डालते ही रहते हैं भाई. आजकल तो यही स्कीम ही चल रही है, द हाइब्रिड मॉडल है. इसी कारण अब देखना है क्या होगा. तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की बात की जा रही है. आप बनाइए और बताइए कि क्या चल रहा है. अगले टॉपिक पे आते हैं और वो है नो बार ऑन कंटेस्टिंग 2 सीट्स इन 1 पोल. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आप समझ ही गए होंगे, इलेक्शंस. आपको पता होगा कि अगर हम चुनाव लड़ना चाहें तो हम अपनी 2 सीटों को चुन सकते हैं. हम हो सकता है अपनी वाराणसी सीट को चुन लें, जहां पे मुमकिन है कि फिलहाल के कंडीशंस में हम हार जाएंगे, तो हम अपने आप को बचाने के लिए शायद कोई और भी सीट चुन लें. हो सकता है आपके आसपास कोई सीट चुन लें. इसके ऊपर कोई बार नहीं है फिलहाल, कुछ सेक्शंस हैं. और ये केस बार बार उठता है कि क्यों एक इंसान को जो कि कंटेस्ट करना चाहता है, अब 2 सीट क्यों दे रहे हैं, एक यहां पे एक कहीं और दे रहे हैं. इसी के ऊपर जजमेंट ये भी आता है, नो बार, सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे refused to set aside a provision in the election law that allows candidate to contest polls from 2 seats. Let's find out in our observations. तो सुप्रीम कोर्ट का एक अलग यहाँ पे मुद्दा था, उसको भी देखेंगे. परंतु एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आप अब 2 जगहों से चुनाव लड़ते आ रहे थे और लड़ते रहेंगे भी. ठीक है, आइए देखते हैं. The Supreme Court said that it is a policy matter and an issue concerning political democracy. अब हर जगह हम ही कुछ बोलते रहें, हम इलेक्शन पे भी बोलें, हम ब्लैक मनी पे भी बोलें, एसआईटी भी बनाए, बैंक के लिए भी बोलें, तो बस ये आपका प्रेरोगेटिव है, लेट इट बी द डेमोक्रेटिक वे. तो उन्होंने बोला इट्स अ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक थिंग, यू ऑल मस्ट सी. इट इज फॉर द पार्लियामेंट टू टेक अ कॉल दस मेंटेनिंग द सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन. तो यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है वो दिखता है, साफ तरीके से दिखता है. अच्छी बात भी है. ट्रेसपास नहीं करना चाहिए एक दूसरे कैम्बिट में, और ये इस जजमेंट से ये बहुत अच्छे से दिखता है. परंतु क्या वाकई में एक इंसान को 2-2 सीट देने में कोई फायदे हैं या कुछ नुकसान है? आइए देखते हैं. एज पर सेक्शन 33 clause 7 of the RPA, that is Representation of People Act 1951, one candidate can contest from a maximum of 2 constituencies. This more than 2 constituencies were allowed until 1996 when the RPA was amended to set the cap at 2 constituencies. पहले more than 2 था, पर 1996 में बोला गया कि अच्छा ऐसा है कि अब 2 तक ही कैप कर लो. तो एक चीज तो तय हो गई कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक ऐसा सेक्शन है जिसके तहत शायद अलाउ किया जाता है एक ही इंसान को 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने का. परंतु हम आपको यह बोलना चाहेंगे बहुत ही साफ शब्दों में, अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आप समझिएगा, हम आपको एक सेक्शन दिखाना चाहेंगे उसी एक्ट का. अभी आपने देखा सेक्शन 33, अब हम आपको चाहते हैं कि आप सेक्शन 70 देखें और देखें कि इसमें क्या है. आज आपके मन में एक दुविधा होगी जिसको शायद अगर सॉल्व हो सके तो देखिएगा, एक लॉ कैसे दूसरे लॉ या एक लॉ खुद ही में अपने क्लॉजेज में भी लड़ सकता है. सेक्शन 70 क्या बोलता है देखिएगा.
उसी एक्ट का है। इलेक्शन टू मोर देन वन सीट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, टू मोर देन वन सीट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट or in the house or either house of the legislature of a state, if a person is elected to more than one seat in either house of the parliament or in the house or either house of the legislature of a state, then मतलब एक इंसान है जो दोनों सीटों पे जीत चुका है, मान लीजिए लोकसभा की, unless within the prescribed time he resigns all but one of the seats, मतलब जब तक वो एक सीट को नहीं छोड़ता है in a prescribed time by writing under his hand address to the speaker or chairman as the case may be or to such a third authority or officer as may be prescribed, all the seats shall become vacant. अब ये भाई साहब जीते, मान लीजिए एक्स से भी, मतलब मानी हम ही हैं वो भाई साहब, हम वाराणसी से भी जीत गए, चंबा हो गया, आश्चर्यचकित हो जाइए आप भी, वाराणसी से हम जीत गए, और मान लीजिए हम कहीं आपके राजस्थान के भी एक जिले से जीत गए, कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत गए। अब हमारा मन दोनों पे ही था कि मदद करनी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अब जीते हैं तो लोगों की मदद करनी है, आवाज सुनी है, बहुत भावना में बह गए। प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट तक हमने स्पीकर साहब को नहीं बताया कि देखिए हम एक सीट छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम भावना से जुड़े हुए थे लोगों की। तो स्पीकर साहब ने हमको बोला ऐसा है, भावना से जुड़े रहो, आपकी दोनों ही सीट लैप्स हो गई, अब वहां पे फिर से बाईपोल होगा। या तो हमने एक सीट छोड़ दी होती, धोखा कर दिया होता एक के साथ, तो जयपुर ने भी या किसी भी राजस्थान के कॉन्स्टिट्यूएंसी ने हमें वोट दिया और बनारस ने भी वोट दिया था, पर अब हम कैसे निश्चय करते इस चीज का, या तो हरा ही देते हमको वहां पे कोई, पर अगर हम जीत गए दोनों से तो अब हमें एक सीट छोड़नी थी और हम नहीं छोड़ पाएंगे अगर प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट में, तो दोनों ही सीट स्वाहा, खत्म हो जाएगी, लैप्स कर जाएगी। इसी एक्ट में पहले तो बोला कि आप दोनों से लड़ो, और इसी एक्ट में बोलता है कि अगर नहीं छोड़ोगे एक तो दोनों पे हरा देंगे तुमको। तो दिखा कि नहीं, द्वंद्व, इसी को कहते हैं, एक्ट के अंदर ही द्वंद्व हैं आपके। खैर, थोड़ा सा और इसके बारे में कहानी करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, कंफ्लिक्ट इन द लॉज इटसेल्फ, सेक्शन 33 वर्सेस सेक्शन 70। तो सबसे बड़ा दुविधा तो यह है कि आप अगर बात करें, थोड़ा सा हम इस पे बोलना चाहेंगे कि अगर आपका 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से अगर आप कॉन्टेस्ट करते हैं तो क्या दिक्कत है, आइए देखते हैं। पहली बात तो है कि खुद ही आपके लॉज आर इनकंसिस्टेंट, लॉज आर इनकंसिस्टेंट, आपस में लड़ रहे हैं। तो आप याद तो नहीं रखना, वैसे सेक्शन 33 वर्सेस सेक्शन 70 आप याद रख सकते हैं, ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। देखिए, आप जब नोट्स बनाया करिए ना तो ऐसे ही बनाया करिए, ये जो हम कहानी कई बार लिखे रहते हैं ना, वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा एरो यूज करके ही बनाएंगे, जैसे हम बाद में आपको बना के एक बार दिखाते हैं। अच्छा, दूसरा है जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है या फाइनेंशियल वेस्ट हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। अरे चुनाव कराया गया था 2 जगहों पे, दोनों पे जीत गए अगर आप, अब आपने सीट भी नहीं छोड़ी, और बाईपोल अगर होता है चुनाव तो भाई इलेक्शन कमीशन करा रहा है, उसका फालतू का पैसा खर्च कर रहे हैं आप, टैक्स मनी है तो, और आप बेकार का भीड़ बढ़ा रहे हैं 2-2 जगह जाके। अरे एक ही जगह कंटेस्ट कर लीजिए, हारेंगे ही ना, हारेंगे ना, इतनी बड़ी आबादी, हार भी गए तो क्या, कोई ना बढ़िया लीडर मिल ही जाएगा। तो फाइनेंशियल वेस्ट एक तरह का, बहुत बड़ा फाइनेंशियल वेस्ट हमें दिखता है। और तीसरा है जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, जो डेमोक्रेसी में वी द पीपल ऑफ इंडिया है, क्या उनका इंटरेस्ट यही है क्या, बस दिन भर वोट करते ना आपको बैठ के, उनका इंटरेस्ट बचेगा? फिर एक बार वोट किया, जाके अच्छे से जिताया हमको, फिर से आप बोले कि सर आपका सीट लैप्स हो गया, फिर से जाके वोट करेंगे। यू आर इंपैक्टिंग देयर जजमेंट, यू आर इंपैक्टिंग देयर मनी, यू आर इंपैक्टिंग देयर टाइम, you are in essence impacting their interest in democracy। तो डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट बनाने के लिए तो आपको you must be around the people, with the people, for the people। आप तो अपना सीट देख रहे हैं, and when you see your seat you are away from people, of course you are away from people, no doubt about that।
I would say a loss in election must be faced in order to have some responsible years ahead so that you can be said that you are accountable. Winning, on the other hand, and that too consecutively, can give any person that adamancy, that egoistic personality maybe, but a loss can again make you stand upright. I have often seen, even in this UPSC examination, क्या होता है ना कि अगर जीतने की होड़ बस जीते जीते चले गए ना तो जीत बहुत छोटी लगती है। उस इंसान से पूछिएगा जब यूपीएससी में स्ट्रगल करके एक बार नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया 2 बार नहीं हुआ, अब वो तीसरी बार जब पहुंचेगा ना वो गरज समझेगा, अब इसका ग्रेविटी समझिएगा इस इंसान का, स्ट्रगल करके आया है, एक एक चीज देखा है, अभी जब जाएगा मैदान में ना यही लोग याद रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग अदरवाइज, मतलब वो भी याद रहेंगे, सब अच्छा कर सकते हैं, बट आई एम सेइंग कि इस पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है कि अच्छा कर सकता है। तो ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको लॉस फेल करना है ऐसा कुछ, आप आज से ही ऐसा ही इंसान बनिए। लॉसेस सिर्फ एग्जाम के नहीं होते हैं, जिंदगी में बहुत एक्सपीरियंस भी सिखाता रहता है हमें। तो ये एक्सपीरियंस जैसे हमने आपके साथ शेयर किया, तो आप कोशिश करिए अपने आप को जमीर पे जोड़े रखिए। ऐसा नहीं है कि आप ये बोलेंगे नहीं सर तो क्या पहली बार फेल हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें अन्यथा मत निकालिएगा, विद अ डिस्क्लेमर, अन्यथा मत निकालिएगा। आपका पहली बार में ही हम यही चाहते हैं, पर हम बस इतना चाहते हैं कि आप इस चीज को, जो फेज है स्ट्रगल का, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीज देखता है कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप ये तीनों चीज तो बर्बाद कर रहे हैं। आइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बोला था कि ऐसा है कि लिमिट कर दीजिए सीट्स फ्रॉम विच अ कैंडिडेट कैन सीक टू मे बी कंटेस्ट द इलेक्शन टू जस्ट 1, एक ही बस लड़ने दीजिए। या फिर अगर वो 2 से लड़ना चाहते हैं, candidates to bear the financial burden of conducting the subsequent by-election in one of the constituencies if one wins in both the seats. अगर दोनों जगह आप जीत गए तो एक छोड़ना पड़ेगा आपको, अब वहां पे जो बाईपोल का खर्चा है वो आप उठाइए। ठीक है, ये माना जा सकता है शर्त, पर इंटरेस्ट कैसे रिवाइव करेंगे बार बार एक ही इंसान का जो वोट करने जा रहा है। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला कि सर ये पॉजिटिव भी है। अच्छा बताओ कैसे? Well, the system of one candidate, 2 constituencies provides a wider choice to the polity as well as candidates. ठीक है, मन को दिलासा देने के लिए ख्याल अच्छा है कि एक वाइडर चॉइस मिलता है टू द पर्सन हु इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन। मतलब जैसे कि क्या है, डूइंग अवे विद द प्रोविजन कुड कॉज एन इंफ्रिंजमेंट ऑफ द राइट्स ऑफ द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अब हो सकता है सीएम सर को जयपुर भी चुनना चाहता हो, वाराणसी भी चुनना चाहता हो, प्रयागराज भी चुनना चाहता हो, तो सबको चॉइस दे रहे हैं सीएम सर ना, ऐसा है। मतलब ये इससे ऐसा लगता है, ठीक है, ये ख्याल के लिए अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको खुशी होना है तो खुशी के लिए ख्याल अच्छा है, परंतु जो इसके नेगेटिव फैक्टर्स है, आई थिंक दे आर वेइंग डाउन, दे आर हैविंग मोर वेट एज कंपेयर टू आपका चॉइस, आपका राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब पॉलिटिक्स की बात की जा रही है तो आपका बात नहीं होनी चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। आपका बात अगर हो रहा है तो पॉलिटिक्स आप नहीं कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल सेटअप को समझ नहीं पा रहे हैं। हमेशा पॉलिटिकल सेटअप में आपके सामने वाले की ही बात हो तो बेहतर है पॉलिटिक्स। अगर आप अपनी ही बात कर रहे हैं तो ठीक है, इट इज फॉर योर सेल्फ इंटरेस्ट, यू आर डूइंग द पॉलिटी बट नॉट फॉर अदर्स। तो इन माय ओपिनियन, इफ द कंट्री इज मूविंग टुवर्ड्स वन कंट्री वन फर्टिलाइजर, वन कंट्री वन ग्रिड, वन नेशन वन कार्ड, why not one election one seat? Why do you want to? सब जगह वन ही कर रहे हैं तो यहां भी कर लीजिए भाई, आपके पास तो पूरा पावर है, दायित्व तो कर लीजिए, क्यों वेस्ट करते हैं पैसा? तो और ये छोटा मुद्दा नहीं है, समझिएगा, ये छोटा मुद्दा नहीं, बाईपोल्स होते रहते हैं। आप और हम बस वो मेजर रिजल्ट देख के खुश हो जाते हैं, पर बहुत ऐसे लोग हैं जो 2-2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। एक जगह अगर जीत भी जाते हैं दोनों जगह, तो एक जगह की सीट लैप्स होती है और वहां पे खर्चा फालतू का होता है। तो ये एक पॉइंट निकल के आ रहा था आज के अखबार में से। आइए तीसरे न्यूज आइटम की तरफ चलते हैं। यूएस मिलिट्री टू गेट ग्रेटर एक्सेस टू फिलीपाइंस बेसिस। हाँ, मजेदार। और इस पूरे में से हमें पढ़ के कुछ भी नहीं लेना है, बस हमें जो लेना है वो हम आपको इंटरनेशनल ऑर्डर के तहत दिखाना चाहते हैं और लोकेशंस के तहत। तो आप अपनी थीम इंटरनेशनल ऑर्डर जो आपने कल बनाई थी और एक लोकेशंस का थीम निकाल लीजिएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं, हम आपको बता दें कि ये सुबह क्लास होती है 8 बजे। तबीयत के कारण कोशिश की जा रही है कि अभी आपके सामने इस कदर मौजूद है, नहीं तो
यही पूरी कोशिश है कि कल सुबह हम आपके सामने 8 बजे खड़े रहेंगे यहाँ पे। थोड़ा सा बेटर है और सुबह तक और फायदा मिलेगा तो जरूर आपके सामने खड़े रहेंगे। आइए, लोकेशंस और इंटरनेशनल ऑर्डर दोनों आप निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो एक बात समझिएगा कि यूएस मिलिट्री को फिलीपाइंस के बेस का ज्यादा एक्सेस मिल गया है। चिंता में कोई तो होगा, आइए देखते हैं कौन। ये देखिए आप, ये बेचारा कल से परेशान है। ये इसलिए परेशान है क्योंकि ताइवान एक तो इसको जीने दे नहीं रहा था। अच्छा, ताइवान के साउथ में अगर आप देखेंगे तो ये सब आप देख सकते हैं। आपका देखिए फिलीपाइंस वाला पूरा माहौल बना हुआ है। यहाँ पे फिलीपाइंस वाला पूरा माहौल बना हुआ है। कैपिटल एट मनीला। आराम से देखिए इस फिलीपाइंस को। और अगर यूएस बोलता है कि मेरे एक्सेस ऑफ बेस यहां पे ज्यादा मिल गया है तो मदद मिलेगी ताइवान को और दर्द होगा चाइना को। अब इससे समझने के लिए कुछ था नहीं, पर हमें बताने के लिए बस ये था कि लोकेशन इसका देख लीजिए। लोकेशन की बात अगर थोड़ी सी की जाए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक नीचे ही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास नहीं करता क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल जाएगा ताइवान से, तो इसके साउथ में हो गया। खैर, इक्वेटर तो बहुत नीचे रह गया। और लोकेशन जब आप देख रहे हैं तो आपको यह मैप भी देखना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे लूजॉन स्ट्रेट लिखा हुआ है यहां पे। ये आपका लूजॉन स्ट्रेट है जो कि साउथ चाइना सी को जोड़ता है फिलीपाइन सी से। साउथ चाइना सी को जोड़ता है फिलीपाइन सी से। साउथ चाइना सी को जोड़ता है फिलीपाइन सी से। एक चीज तो याद रखिएगा, आई थिंक यू कैन रिमेंबर दिस पार्ट। ठीक, बाकी आप देखते होंगे ये आपका फिलीपाइन है, लूजॉन, विसाया, मिंडानाओ। ये साउथ चाइना सी है, इधर इधर फिलीपाइन सी है। इधर साउथ चाइना सी, इधर फिलीपाइन सी। और लूजॉन स्ट्रेट से भी आप क्रॉस करके जा सकते हैं। और इसमें बहुत ऐसा कुछ नहीं हमें दिखा अभी तक, हालांकि बहुत सारे स्ट्रेट तो इसमें, पर जैसे जैसे वो न्यूज में आएंगे तब बताएंगे। लूजॉन स्ट्रेट एक इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आपको अभी बता दिया। बहुत कुछ ऐसा नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है, एक ये याद रखना है। ताइवान के पास में है, ताइवान के देखिए बिल्कुल पास में है, देख सकते हैं आप, ताइवान के पास में है। तो फायदा मिलेगा ताइवान को और चाइना को मिलेगा सर दर्द। देखिए ये टॉपिक था जिसको आप लोकेशन में बना लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अभी क्योंकि बार बार आएगा ना, स्प्रैटली, आपका पैरासल आइलैंड्स, ये सब न्यूज में रहते हैं, तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे लोकेशन वाले पेज में। अभी के लिए एक अच्छी बात है इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए कि चाइना पे जकड़न और मजबूत हो रही है क्योंकि पहुंच रहा है यूएस फिलीपाइन के साथ, बेस बना रहा है मजबूत वहां पे अपना मिलिट्री बेस। आइए, यूएपीए इज अ पॉलिटिकल टूल सेज कप्पन। अब देखिए हमें बहुत पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, ना पॉलिटिकल बातें करनी है, पर यूएपीए के बारे में हम जरूर कुछ बोलना चाहेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। तो आपके पास एक टॉपिक लिखा होगा सिक्योरिटी इशू। हम इसको सिक्योरिटी इशू में ही लिखना चाहेंगे क्योंकि ये सब लॉज उन्हीं के लिए हैं। ठीक है, आइए, यूएपीए 1967 में पास किया गया था, which aims at effective prevention of unlawful activities. And this unlawful activity refers to any action taken by an individual or an association which has an intention to disrupt the territorial integrity and sovereignty of India. Any action which is intended to maybe impact the integrity and sovereignty of the country will be handled under the UAPA Act of 1967. It assigns absolute power to the central government, by way of which, if the center deems an activity as unlawful, then it may, by way of an official gazette, declare it so. अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी लगती है कि ये हार्मफुल है तो एक गैजेट, बस ऑफिशियल गैजेट एक रिलीज करना है, एंड इट कैन डिक्लेयर दैट ओके दिस एक्टिविटी इज एन अनलॉफुल एक्टिविटी। इट हैज डेथ पेनल्टी एंड लाइफ imprisonment as the highest punishments. Under UAPA, both Indian and foreign nationals too, point to be noted, Indians and the foreign nationals too can be charged. It will be applicable to the offenders in the same manner even if the crime is committed on a foreign land outside India. It will be in the same manner
it will be applicable to the offenders in the same manner, even if the crime is committed on a foreign land outside India. Suppose someone outside India is doing some activity that is against the integrity and the sovereignty of the nation, even outside the country, even then they would be charged under the UAPA Act. For Main's perspective, I have certain points. There are certain issues with the law we must understand. I would start with a disclaimer. Security, sovereignty, integrity of the nation is utmost. Not a single doubt on this, not an iota of doubt here. But in the name of sovereignty, integrity, and security of the nation, we cannot try to have the innocent lives behind the bars. So my submissions would be few that I would try to tell you. The definition of terrorism in section 15 of the law is broad and encompassing practically every type of violent conduct, political or non-political. Point to be noted. Terrorism, we still do not have an international definition of terrorism. But we can understand that terrorism is something that is going to disrupt and instill fear into the minds of the people and the government of the day. But then it cannot be having a definition that will also include some political or non-political activities. We cannot have a definition of terrorism associated with the political setup or doing of the politics. Imagine those days when the Britishers were there, they said that everything that the countrymen were doing, they considered it as terrorist activity. You trying to take your and demand your rights, of course, you are not using guns, you are not using other things, of course. And still if you are tagged as terrorists, so that is a problem, that is an issue. I'm not sure of the cases, but the very recent one that Kappan was released, it was said that he was a journalist and he was going to record something of a rape case that happened in Uttar Pradesh's Hathras area. And just recording something or doing journalism, I don't know. So the words of the laws must be specific so that the people who are behind the bars, they may be innocent, they might be innocent. So there must be a foolproof check that yes, if there was some intention, then you try. Of course, we all must be associating with that idea of trying someone if the intentions were bad. But if the intention is to cover a news item, I don't find it that interesting. But we leave that to the wise judgment of the judges. The police have the authority under sections 43A and 43B to search, seize and arrest anybody engaging in illegal activity without a warrant. Such absolute is the power that the police do not need any warrant to seize, to search and to arrest. Anybody engaging in some activity which has already been defined unlawful by the government. With the court's consent, the police can remove the accused from judicial custody and place him in the police custody. And we are sure that custodial deaths, we are not new to this. The accused does not have the option of anticipatory bail under the UAPA. So if arrested, arrested. Unless and until your cases come onto the benches, you are there behind the bars, you will not be getting any anticipatory bail. It presumes the accused guilty simply based on the evidence gathered. Simply based on the evidence gathered, it presumes that the accused guilty. It is that the accused is guilty, already guilty. Some more. Experiences of the anti-terror laws in India such as POTA and TADA reveals that they are often misused and abused. So we must become politically mature now and we must not misuse and have an abuse of powers under such acts. These acts are for the sovereignty and integrity. Let it alone be used for that. An individual cannot be called a terrorist prior to the conviction in a court of law. It subverts the principle of innocent until proven guilty. A wrongful designation will cause irreparable damage to a person's reputation. So imagine you already have arrested someone under UAPA. The tag is already with
already with now that that he or she is a terrorist now if you are arrested under UAPA. The law could also be used against political opponents and civil society activists. Many cases have sometimes been reported. Critics argue that the law, especially after 2019 amendment, gives unfettered powers to the investigative agencies. And some experts feel that it is against the federal structure given that the police is a state subject. Since police is a state subject, but then it gives unfettered powers to the central agencies and they can try to arrest. So there are, yes, certain issues with it. But having said this, we totally understand the sovereignty and integrity of the nation is at utmost importance, is of utmost importance. But that should not put a blanket, that should not veil something which is innocent, which is of innocence. Okay, let's come to the next news now. CITES database reveals Red Sanders smuggling. Very much in news once again in front of you. Let's find out what it is. Red Sanders, we all know, and this all talks about that. So they are trying to have a trade database according to which it has been found that these Red Sanders, they are smuggled. They are still having lot of their smuggling activities being done. They are being sent somewhere and the people are earning hefty money. And to show you something, please open up your theme of species. In species only, we will write down whatever under flora and fauna at one place only. Okay. I want to talk about one very important thing. The smuggling was found to be maximum, or the exports that were being done were to China, Hong Kong, Singapore and US. From 2016 to 20, maximum went to China nearby and then to your Hong Kong, Singapore. So the smuggling activities have been increasing and they are still, even after the ground forces trying to stop them. You might have seen that movie Pushpa. So even after such regulations, police, etc., forest rangers, still this is being done. Smuggling is going on. Please see this Red Sanders. And we have to talk about the species now. The IUCN recently categorized the Red Sanders again into the endangered. So it is having the IUCN of endangered now. Actually, this was in 2018, it was classified as near threatened, but it has now again been classified as endangered. It was classified as near threatened, but again it has now been endangered category has been put up. The species Petrocarpus santalinus is an Indian endemic. It is Indian endemic tree, endemic to India, with a restricted geographical range in the Eastern Ghats, Andhra Pradesh. The species is endemic to a distinct tract of forest in Andhra Pradesh. In a distinct part of Andhra Pradesh, dry deciduous forest of Andhra Pradesh, they are found. A distinct tract, very endemic. Red Sanders usually grow in the rocky, degraded and fallow lands with red soil and hot and dry climate. With hot and dry climate, red soil, Red Sanders grow. Let's find out something more about it. Paul, now this is something very important and I'm expecting a question on this now because in December only this has happened. Following the amendment to the Wildlife Protection Act of 1972 that happened in December 2022, Red Sanders is now listed in Schedule 4 of the Wildlife Protection Act. It is now in Schedule 4. Just before December, it was in Schedule 2. Now it is in Schedule 4. Do remember this. Under the foreign trade policy of India, the import of the Red Sanders is prohibited and the export is restricted. So the import is prohibited and the export is with restrictions, is restricted.
IUCN, as I said, endangered, and CITES, that is trying to have, that is this convention on this trade of the endangered species. It is going to be in Appendix 2. This will come again and again to you, but just have a framework of it today. What is this CITES? Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna as well. It's an international agreement to which states and regional economic integration organizations adhere voluntarily. It was drafted as a result of a resolution adopted in 1963 at a meeting of the members of IUCN. IUCN is a membership union uniquely composed of both government and civil society organizations. It entered into force in 1975 and there are 184 parties currently to this CITES. Let's see something more about it. It ensures that the international trade in specimens of the wild animals and the plants does not threaten their survival. So when you have an international trade into the wild animals and the plants, they must not be threatened with their survival. It is administered by UNEP, the United Nations Environment Programme, and is located at Geneva, Switzerland, the CITES Secretariat. It plays a coordinating, advisory and servicing role in the working of the convention. This UNEP. The conference of the parties to CITES is the supreme decision-making body. So CITES also has a conference of parties that keep on happening. In India also it has happened and it keeps on happening. The COP2 CITES. Please let me know via the comment, when and where did we have the conference of parties of CITES in India? Do let me know. It has happened. Although CITES is legally binding on the parties, yet it does not overtake or does not take the place of national laws. It does not take the place of national laws. It is legally binding. It provides a framework to be respected by or respectively followed by each party, which has to adopt its own domestic legislations to ensure that the CITES implemented at the national level also. That this CITES, whatever thing is there, is implemented at the national level also. So it is legally binding, but it is not going to overtake whatever is the national law, but it gives a framework that you have to adopt. Let's see a few more points about traffic. This traffic, 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 it's Wildlife Trade Monitoring Network, and it's a non-governmental organization working on wildlife trade in the context of biodiversity conservation. Point to be noted, it's a joint program of World Wildlife Fund and the IUCN, of World Wildlife Fund and IUCN. So you will understand that IUCN has become much active and is giving out a lot of things. It aims to ensure that the trade in wild plants and animals is not a threat to the conservation of nature. It was established in 1976 and has developed into a global network ever since. It is headquartered at Cambridge, UK, and illegal wildlife trade is one of the main reasons that many species are endangered. So these are just the kahani things. But yes, traffic and CITES are two important pillars that we will have to discuss again and again. And these are going to be very important for us, even for the examination. So of all that news items, budget was again very dominant in the paper today. But budget we have already seen, and I will try to inculcate budget as and when I have some note series. Because isolatedly, if you do the budget, nothing means. I have already done one session. I'll do something more of it with some pointers so that you can be adapting to it. And secondly, I must say that this session that you are watching right now does not happen at this time. It happens 8 a.m. in the morning. So just for the health reasons, it is being done in this manner. Let's meet tomorrow in the morning 8 a.m. and I hope you will all be joining me tomorrow 8 a.m. So that would be all for the day. Thank you so much for joining, and I must tell you that we had already started some batches, like this expedition batch of January 19 is already there. Why an academy? I think we would like to create a standard bond for you, with you, and hence an academy. And you don't have to pay all the money at once. You can make your EMIs and then can pay for it. And you just have to remember my code of CMC if you need me with you, or maybe give me a chance to be with you. Test if you want to join, 1999 is the price, CMC is the code. And starting with the batches offline also from tomorrow onwards, if any one of your relatives, friends, or even you, if you're nearby, you can come and visit us there.
थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है। अपना ध्यान रखिएगा और इस गले के लिए क्षमा प्रार्थी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद अफरीका। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, बाय।